बहुत ख्याल रखते हैं वो अपने दिल का, इधर नहीं लगता तो उधर लगा लेते हैं। मोहब्बत में तो हम अपने दिल का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन एक्चुअल में दिल की सेहत का हम कितना ख्याल रखते हैं, इस बारे में आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा और मेरे साथ हैं डॉक्टर मधुर जैन, सीनियर कंसल्टेंट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम से। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 के इस पॉडकास्ट में आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। दिल बहुत नाजुक सा है सर, बहुत जल्दी टूट जाता है। आपसे मैं सबसे पहले तो यही समझना चाहूँगी कि क्या वाकई दिल टूटता है? जी, मोहब्बत में दिल टूटता ही है, हम सब जानते हैं, लेकिन हाँ, मेडिकली भी दिल टूटता है। मेडिकल टर्म्स में एक टर्म है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। जब हार्ट को कोई स्ट्रेस आता है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे इमोशनल हो, या कोई सर्जरी का स्ट्रेस हो, या कोई इमोशनल स्ट्रेस हो, या बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया हो, या कोई ऑपरेशन हुआ हो, तो ऐसे में हार्ट स्ट्रेस में आ जाता है। दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी और ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। तो ऐसे में हार्ट अपनी नॉर्मल पोजीशन को छोड़ करके एक जापानीज अर्न, जिसको कहते हैं टाकोसुबो, उसका रूप ले लेता है, उसकी शेप में आ जाता है। तो दैट इज कॉल्ड टाकोसुबो सिंड्रोम और ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। तो हाँ, मेडिकली भी हार्ट टूटता है। मेडिकली भी हार्ट टूटता है, तो इस बात का ख्याल रखना है। सिर्फ मोहब्बत इश्क के इतर दिल किस तरीके से काम करता है, इसका आपको खूब ख्याल रखना है। लेकिन मुझे बताइए कि बहुत सारी जगहों पर हम इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है और हार्ट अटैक क्या होता है, क्योंकि केसेस जब सामने आते हैं कई बार हम सुनते हैं किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, मौत हो गई। दोनों ही केसेस में डिफरेंस क्या है? देखिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में। जनरली पब्लिक को नहीं पता होता और लोग सोचते हैं कि दोनों चीज़ें एक ही हैं। देखिए, जब आप अपना घर बनाते हैं तो उसमें दो सिस्टम होते हैं। एक तो ड्रेनेज सिस्टम होता है और एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। तो जो ड्रेनेज सिस्टम है, दैट मीन्स ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। जब उसमें प्रॉब्लम होती है तो जो प्रॉब्लम होती है उसे कहते हैं हार्ट अटैक। और जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, जो हार्ट को पावर देता है चलाने के लिए, जब उसमें सिस्टम में प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो दैट इज कॉल्ड सडन कार्डियक अरेस्ट। और दोनों ही केसेस इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि डेथ के चांसेस बहुत हाई होते हैं। देखिए, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। सडन कार्डियक अरेस्ट मतलब सडन मतलब अचानक, कार्डियक मतलब हार्ट, अरेस्ट मतलब बंद हो गया। तो सडन कार्डियक अरेस्ट में सीधा सीधा आदमी खड़ा होगा और एक लॉग की तरह, एक लकड़ी के डंडे की तरह एकदम से गिर जाएगा एंड खत्म। तो ऐसे केसेस में हमें सीपीआर करना चाहिए। तो सीपीआर एक उसका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन हार्ट अटैक में क्या होता है कि एक आदमी बैठा होगा, उसको चेस्ट में पेन हो रहा होगा, उसको पसीने आ रहे होंगे, घबराहट हो रही होगी और उसको सांस फूल रहा होगा। तो उसमें हमें टाइम लगता है। पेशेंट हॉस्पिटल तक पहुंच सकता है, हेल्प के लिए बोल सकता है, दूसरा आदमी उसको पकड़ सकता है, खुद हॉस्पिटल जा सकता है, सेल्फ ट्रीटमेंट ले सकता है, कुछ भी। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में मौका नहीं मिलता क्योंकि सीधा आदमी खड़ा हुआ एकदम से। अच्छा, कई बार डॉक्टर मथुर, हम ऐसे केसेस देखते हैं कि एक बार हार्ट अटैक आया लेकिन इंसान ने हील कर लिया, फिर दूसरी बार हार्ट अटैक आया, फिर हील कर लिया। लेकिन जब ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि 3 बार हार्ट अटैक आ गया, चौथी बार हार्ट अटैक आ गया, तो इंसान बचा नहीं पाता खुद को, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पहले ही हार्ट अटैक में मौत हो जाती है। तो ये क्यों होता है? इसमें कई चीज़ें डिपेंड करती हैं कि पहला तो सीवियरिटी ऑफ हार्ट अटैक फर्स्ट टाइम में क्या था, नंबर 1। नंबर 2, कितनी जल्दी हार्ट अटैक आने के बाद मेडिकल हेल्प दी गई, कितनी जल्दी जो ब्लॉकेज आई जिसकी वजह से हार्ट अटैक था, कितनी जल्दी वो खुली, कितना कम लॉन्ग टर्म डैमेज हुआ। अगर पहली बार में ही ज़्यादा डैमेज हो गया, दूसरी बार में और होगा, तीसरी बार में और होगा, तो अल्टीमेटली हार्ट का फंक्शन, जो कि जिसको कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, जो कि 60% होता है, जिसको कि हम इको से नापते हैं, तो वो धीरे 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 करके कम होता जाता है। और अगर वो कम होता जाता है तो फिर हार्ट फेलियर में पेशेंट चला जाता है और बार बार हॉस्पिटलाइजेशन और दिक्कतें आती हैं। अच्छा, यूथ में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। बहुत ये मतलब चिंता वाली बात है कि यूथ बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक की वजह से मौत का शिकार हो रहा है। अगर एक नॉर्मल पर्सन है जिसको कभी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, या एक हेल्दी लाइफस्टाइल वो मान रहा है कि मैं जी रहा हूँ, तो उसको अगर ये चेक करना है कि मेरे हार्ट में कितनी ब्लॉकेज है, मेरे हार्ट की हेल्थ कैसी है, तो किस तरीके से वो देख सकता है? देखिए, सिंपल आजकल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बहुत जगह, हर हॉस्पिटल में, हर लैब में, हर जगह होते हैं। तो एक सिंपल अपनी एज के हिसाब से प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप डॉक्टर से पूछने के बाद, एक कार्डियोलॉजिस्ट नहीं तो एक फिजिशियन से पूछने के बाद एक चेकअप करा सकते हैं। और आजकल अगर फैमिली हिस्ट्री है, किसी के मदर, फादर, अंकल, आंट या ब्रदर सिस्टर्स में किसी को हिस्ट्री है, या उसको ऐसे कोई रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं, तो डॉक्टर में एडवाइस फर्दर टेस्ट लाइक एको या सीटी स्कैन भी, आजकल सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी और सीटी कैल्शियम स्कोर भी है, जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि हार्ट में ब्लॉकेज है या नहीं। तो अगर मान लीजिए मैंने एक टेस्ट कराया और मुझे उसमें पता लग गया कि मेरे हार्ट में ब्लॉकेज है, इतने % ब्लॉकेज है, उसको मैं हील करा सकती हूँ? वो ठीक हो सकता है? कोई उसके लिए कुछ होता है ऐसा इलाज जिससे वो ठीक हो जाए? देखिए,
अगर तो ब्लॉकेज 70% या उससे ऊपर आती है तो उसका स्टेंट या बाईपास सर्जरी ट्रीटमेंट होता है। Okay. अगर 70% से कम है तो हम दवाइयों से उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। यानी कि वो जो हार्ट अटैक के चांसेस हैं या कार्डियक अरेस्ट के चांसेस हैं वो फिर लोअर हो वो जाएंगे। कम हो जाएंगे दवाइयाँ अगर लेते रहेंगे। उसमें 2 दवाइयाँ चलती हैं, एक तो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई चलती है और एक दूसरा खून पतला करने की दवाई चलती है। तो अगर वो हम लेंगे तो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मतलब इस मामले को लेकर, ये जो हार्ट अटैक के केसेस हैं, इन केसेस को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है? क्योंकि हम देखते हैं कि नॉर्मली लोग इसको लेकर सीरियस, अभी भी केसेस बेशक सामने आ रहे हैं, लेकिन जब तक किसी के घर में ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो जाए तब तक वो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं होता। कितना सीरियस होने की ज़रूरत है? देखिए, कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें 95% पेशेंट्स बच नहीं पाते, रादर हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाते। लेस देन 5% लोग, अगर 100 लोगों को कार्डियक अरेस्ट होगा तो 5 से भी कम लोग ऐसे हैं जो बच पाएंगे। तो इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर किसी की फैमिली में हिस्ट्री है, जिसको किसी को सडन डेथ कभी फैमिली में हुई है, तो उसको डेफिनेटली जांच के लिए जाना चाहिए डॉक्टर के पास। और एक सिंपल सा टेस्ट सब जानते हैं, ईसीजी है। अगर आप एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, ईसीजी वो डॉक्टर आपका कराएगा और ईसीजी देख करके आपको कुछ रिस्क फैक्टर, कुछ चैनलोपैथीज, कुछ ऐसे होते हैं रिस्क फैक्टर्स जो उसमें देख करके कुछ साइंस होते हैं जिससे पता लगा सकता है कि आपको उस चीज़ के चांसेस हैं या नहीं है। आपने रिसेंटली देखा होगा काफ़ी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में, फुटबॉल में सडनली आपने देखा होगा फुटबॉलर है और उसको सडनली खेलते खेलते एकदम से गिरे और खत्म किए वो। तो उन सब लोगों का, ऐसे लोगों को हम पहले से हम पता लगा सकते हैं कि उनके ईसीजी में कुछ ऐसे चेंजेस, कुछ चैनलोपैथीज वाले चेंजेस थे या नहीं थे, जिसकी वजह से हम उनको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हम पहले से ही दे सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हम तो इस प्रोफेशन में हैं तो रोज़ खबरें पढ़ते हैं, देखते हैं कि बहुत सारे केसेस में डांस करते करते हार्ट अटैक आ गया। कोई शादी में गया हुआ है, कुछ भी वहाँ पर ऐसा कुछ चल रहा है और वहाँ पर अचानक से उसे हार्ट अटैक आ गया, किसी दूल्हे को आ गया, दुल्हन को आ गया, या कोई डांस करते हुए। तो उस टाइम पर एक जो चीज़ कॉमन देखी जाती है कि वहाँ पर शोर होता है, म्यूज़िक होता है, लाउड स्पीकर्स होते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये एक रीज़न है? देखिए, जैसे मैंने बताया, स्ट्रेस एक वर्ड आया था। तो अगर कोई पेशेंट वल्नरेबल है, जिसको होना है, तो कुछ ना कोई एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर चाहिए। तो ये जो लाउड म्यूजिक है या कोई भी स्ट्रेस है या एक्साइटमेंट है, तो वो एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर का काम करता है जो उसको एकदम से ट्रिगर कर देता है। और देन वो पहले से वल्नरेबल था पेशेंट, तो उसको वो सब हो जाता है। तो दैट साउंड और एक्साइटमेंट एक्ट्स एज अ ट्रिगर ओके, टू ब्रिंग आउट दैट वल्नरेबिलिटी ओके। एंड द गाय गोज इनटू दैट। बट स्ट्रेस तो डॉक्टर आज किसको नहीं है? मतलब मुझे लगता है कि हर दूसरा व्यक्ति इसी चीज़ से बीमार है कि स्ट्रेस है उसकी लाइफ में, लाइफस्टाइल उसका ऐसा है। अब आप मुझे कोई ऐसी 5 चीज़ें बताइए जिससे आपको लगता है कि हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट की जो चांसेस हैं वो कम हो सकते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? सबसे पहला जवाब तो आपने दे दिया, स्ट्रेस का। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी से स्ट्रेस कम करें। देखिए, स्ट्रेस आपको भी है, मेरे को भी है, सभी को है। लेकिन हम उस स्ट्रेस को लेते कैसे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना। हर गम को धुएं में उड़ाता चला गया, कुछ लोग ऐसे लेते हैं और कुछ लोग उसी में डूबे रहते हैं, है ना। तो आप स्ट्रेस को कैसे लेते हैं? तो स्ट्रेस को लेने के तरीके हैं। जिंदगी में सबसे पहली चीज़ है अनप्लग योरसेल्फ। एक दिन में एक 20-25 मिनट या आधा घंटा एक अपने लिए रखिए, जिसमें कि आप चीज़ों से अनप्लग हो। कोई ईमेल ना देखें, कोई मोबाइल ना देखें, जो अपनी पसंद का काम है। किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है। आपने तो 15 मिनट कह दिया, लेकिन यहाँ तो 1 मिनट मोबाइल के बिना निकालना लोगों का मुश्किल हो जाता है। वही मैं कह रहा हूँ कि अनप्लग वॉशरूम जाना है, लेकिन 15 मिनट वहाँ पर सिर्फ इसलिए लगते हैं क्योंकि हमें मोबाइल फोन यूज करना है। तो वही चीज़ें हैं ना, हम अपना कहते हैं ना, गड्ढा खुद ही खोद रहे हैं। तो अनप्लग योरसेल्फ एटलीस्ट फॉर 15 to 30 मिनट्स, है ना। सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो वो आपको स्ट्रेस को बस्टर करने में, स्ट्रेस बस्टर का सबसे बड़ा तरीका यही है कि लिव फॉर योरसेल्फ एंड अनप्लग योरसेल्फ फ्रॉम द सराउंडिंग्स फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स to 30 मिनट्स। अच्छा, लोगों को मतलब जैसा आप कह रहे हैं कि फ़ोन से खुद को अनप्लग कर लीजिए, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप यूज़ कर रहे हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा सभी यूज़ कर रहे हैं। फ़ोन से खुद को 15 मिनट अलग जैसे ही किया वैसे ही लगता है लोग बोर हो गए, अब क्या करें, कुछ करने के लिए नहीं है। पहले होता था आउटडोर एक्टिविटीज़ इतनी होती थी, बाहर चले गए, दोस्त बुला रहे हैं आ जाइए, क्रिकेट खेलनी है, बैडमिंटन खेलना है, चले गए। लेकिन अब तो सब कुछ फ़ोन में लूडो खेल रहे हैं। तो वही है ना, उसी चीज़ में वापस जाना है। कैसे खुद को मतलब इतना मोटिवेट करें कि भाई बोर नहीं होना जब आप छोटे थे तब तो आपके पास मोबाइल नहीं था। तब आप क्या करते थे? उन चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। हो सकता है आप म्यूजिक सुनते हो सकता है आप डांस करते हो सकता है आप अपना गिटार बजाते हो सकता है आपके घर में बच्चे हो, आपको बच्चों के साथ खेलने में मजा आता हो सकता है उनको होमवर्क कराने में आपको मजा आता हो सकता है अपने पुराने दोस्तों से फोन पे ही चलो बात करने में मजा आता हो। तो वही आप चीज़ ढूंढिए जिसमें आपका इंटरेस्ट था, आपके बचपन में इंटरेस्ट था। अच्छा, उसी को आप बढ़ाइए। डॉक्टर मधुर, आप शायद मेरी बात से सहमत हो। अभी हम देखते हैं कि आजकल की जो जनरेशन है, पेरेंट्स की भी जो जनरेशन है, वो अपना समय निकालने के लिए, कि मी टाइम जिसको वो बोलते हैं, वो निकालने के लिए वो अपने बच्चों को भी क्या करते हैं, उनके लिए सबसे ईजी है कि फ़ोन दिया बच्चों को, फ़ोन यूज़ करेंगे बच्चे और टाइम निकल जाएगा, हम अपना काम करते रहेंगे, किचन में जो करना है, हमें जो भी करना है, और बच्चा फ़ोन में लगा है। और इसीलिए मेरे पास एक डेटा है, मैं यहाँ पर वो ज़रूर डेटा बताना चाहूँगी। मैंने देखा कि बच्चों के अंदर जो केसेस हैं, मतलब
5 ईयर से जो कम के बच्चे हैं उनके अंदर भी हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। क्या ये भी एक रीज़न है कि माँ बाप फ़ोन का यूसेज देखिए ज़्यादा हार्ट अटैक कराते हैं तो उनसे? पहली बात तो मैं कहूँगा हार्ट अटैक ना कह करके कार्डियक अरेस्ट कहा जाए, क्योंकि हार्ट ओके, अटैक होना ओके। बड़ा मुश्किल है 5 ठीक साल है, से कम ठीक के बच्चों में। तो 2 आर द केसेस ऑफ कार्डियक अरेस्ट जो कि हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है। और दूसरा सवाल क्या पूछा आपने, सॉरी? दूसरा सवाल मेरा ये कहा क्या ये मोबाइल फोन्स उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है? नहीं, डेफिनेटली अब सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। पहले बच्चे, हम लोग जब छोटे थे तो पार्क में जाते थे, बाहर जाते थे, बच्चों के साथ खेलते थे, फिजिकल एक्टिविटी थी। आजकल बच्चों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, जंक फूड खाने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। वो मोबाइल भी उसका एक फैक्टर है। मोबाइल पर रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, मोटापा होगा, तरह तरह की बीमारियां होंगी, जल्दी आजकल डायबिटीज़ हो रही है। आजकल 25, अभी मैं एक पेशेंट देख के आया हूँ, 25 साल की उम्र में उस ब्लड प्रेशर की 4 दवाइयाँ ले रहा है लड़का, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो मोबाइल भी उसका एक फैक्टर है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आप चलेंगे नहीं फिरेंगे नहीं तो कैसे चलेगा काम। तो एक्सरसाइज, आपने कहा था 5 चीज़ें बताओ, उसमें से एक चीज़ एक्सरसाइज भी है। और स्लीप? स्लीप, एडिक्वेट स्लीप, एक्सरसाइज, अनप्लग योरसेल्फ एंड रिजुविनेट योरसेल्फ। कितने घंटे एक नॉर्मल इंसान को नॉर्मल जिंदगी में हर रोज सोना चाहिए? सोना 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप विदाउट एनी डिस्टर्बेंस इज मस्ट। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई ऐसे प्रोफेशन में है कि उसकी नींद किसी भी रीजन से पूरी नहीं हो पा रही है, तो क्या करे वो? देखिए, ऐसा प्रोफेशन छोड़ देना चाहिए मुझे लगता है। कोई ऑल्टरनेट जॉब ढूंढनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं तो रिजुविनेट कैसे होंगे? आपकी जो बॉडी की सेल्स हैं जो वो थक गई हैं, वो अपने आप में एनर्जी गेन कैसे करेंगे? आपका माइंड जो है वो कभी आपका नॉर्मल एक्टिविटी कर ही नहीं पाएगा। तो यू विल ऑलवेज बी ऑन, यू नीड टू ऑफ योरसेल्फ फॉर एटलीस्ट फॉर 6 to 8 hours। राइट, वेरी, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने डिस्कस किया। और अगर ऐसा कोई प्रोफेशन है आपका कि आप 6 से 8 घंटे नहीं सो पा रहे हैं, तो डॉक्टर मधुर कह रहे हैं प्रोफेशन छोड़ दीजिए, लेकिन सोना मत छोड़िए, क्योंकि सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब जैसा आपने बताया वजन बढ़ जाता है, थायराइड की समस्या, क्योंकि वजन बढ़ने से बहुत सारी समस्या आपको ऐसे ही घेर लेती हैं, तो उस टाइम पे आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर से पूछते हैं कि हम क्या करें, तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको ये नहीं खाना है, ये नहीं पीना है, आप अपना रिफाइंड ऑयल का यूज़ मत कीजिए, आप सरसों के तेल में सब्जी बनाइए। फिर सरसों के तेल में अगर आपको सब्जी बनानी है तो आप कच्ची घानी का तेल यूज़ कीजिए। क्या करें हम, मतलब? देखिए, मैं इसमें ये कहता हूँ कि लोग मेरे से पूछते हैं डायरेक्ट सवाल कि भाई कौन सा ऑयल सबसे अच्छा है। मैं उनसे कहता हूँ ये आप मुझे बताइए, आपके दादाजी कौन सा ऑयल खाते थे और उनके दादाजी कौन सा ऑयल खाते थे। तो आपका जेनेटिक मेकअप जो है उसी ऑयल के लिए बना हुआ है, तो बेटर है वही ऑयल यूज़ करें, नंबर 1। नंबर 2, अब सवाल आता है कितना यूज़ करें। एज लो एज पॉसिबल, जितना कम यूज़ कर सकें उतना यूज़ करें। देखिए, कोई भी ऑयल एब्सोल्युटली ख़राब नहीं है, सब में कुछ ना कुछ पॉजिटिव थिंग है। कोई एंटीऑक्सीडेंट है किसी के अंदर कोई मिनरल है, किसी के अंदर कोई चीज़ है। लेकिन इसीलिए आजकल एक नया कंसेप्ट आया है, चेंजिंग ऑफ ऑयल्स। अगर आपके घर में 2 सब्जियां बन रही हैं, एक सब्जी एक ऑयल में बनाइए, दूसरी सब्जी एक ऑयल में बनाइए। और दूसरा कंसेप्ट, अगर आप एक सब्जी बना रहे हैं, उसमें 2 चम्मच आपने घी डाला, आपकी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, तो कितना है, आधा चम्मच आया। तो इट इज़ द क्वांटिटी विच मैटर्स, एंड चेंजिंग ऑफ ऑयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, ये बताइए कि माँ के प्यार का मतलब हमारे देश में ये होता है कि वो आपको खिलाए जाना है। मतलब आपको पहले एक पराठा दिया, आपने कहा कि मेरा पेट भर गया, कि नहीं एक और ले ले, तो माँ का प्यार यही होता है। तो ये सच में माँ का प्यार है क्या? ये मुझे लिटरली, मैं चाहती हूँ कि आप क्लियर करें। नहीं, माँ का प्यार है, लेकिन बिना घी के भी हो सकता है। सब्जियाँ हो सकता है, आप माँ का प्यार सैलेड से भी आ सकता है, माँ का प्यार फ्रूट्स में भी आ सकता है, और माँ के प्यार में हम कम घी डाल सकते हैं सब्जियों में, और हम ऑयल चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब माँ के प्यार पर देखिए कोई सवाल नहीं है, लेकिन माँ के प्यार के तरीके बदले जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी देखिए, अच्छा, जो बहुत सारी कंपनीज हैं, अब उन्हें भी पता लग गया है कि मार्केट में हम देख रहे हैं, हमारी सोसाइटी में ये सब दिक्कतें हो रही हैं आज के यूथ को, तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक तरीका ढूंढ लिया है कि एडवर्टीजिंग का, कि आप ये ऑयल खाइए और इसमें लो कोलेस्ट्रॉल है और इससे आपके जो दिल की सेहत है वो बहुत सही रहेगी। ये सिर्फ मार्केटिंग टेक्निक्स हैं या वाकई कुछ डिफरेंस होता है? देखिए, दीज ऑल आर मार्केटिंग टेक्निक्स। जो ऑयल है वो तो ऑयल ही है, चाहे सरसों का तेल है, जो आप बनाएं मैं बनाएं, उसकी मोटा मोटी क्वालिटीज वही रहेंगी। डेफिनेटली, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी ऑयल बैड नहीं है, कोई भी ऑयल वेरी गुड नहीं है। किसी में कुछ क्वालिटी, किसी में कुछ क्वालिटी है, तो चेंजिंग ऑफ ऑयल्स करें। बाकी मार्केटिंग गिमिक्स पे ज़्यादा ध्यान न दें। ऑयल इज ऑयल, और ऑयल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है, जो कि हार्ट के लिए बेनिफिशियल नहीं है डेफिनेटली। तो उसकी अमाउंट को लिमिट करें, दैट्स इट। अच्छा, हम अपने घरों में जब नॉर्मली ऐसे बैठे होते हैं तो समझाते हैं घर पे लोगों को कि भाई आप प्लीज़ ये मत खाइए, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो सामने से जवाब आता है कि अब खाने के लिए तो इतना सब कुछ कर रहे हैं ना, तो जीभ का स्वाद ही अगर नहीं आया तो फिर क्या मज़ा। मतलब जीभ का स्वाद इतना इंपॉर्टेंट है, अपने एक ऑर्गन को
मतलब ठीक रखना, और बाकी ऑर्गन्स को वो भूल जाते हैं कि बाकी भी ऑर्गन्स हैं, उन्हें भी ठीक रखना है। तो ये बहुत बड़ी एक लेकिन प्रॉब्लम जीभ का स्वाद एक प्लेट में भी आ सकता है और 2 सर्विंग्स में भी आ सकता है, 2 चम्मच में भी आ सकता है और एक पूरी प्लेट में भी आ सकता है। तो उसको मुंह के टेस्ट को 1 चम्मच से और 2 चम्मच से भी क्वेंचिंग योर थ्रस्ट कर सकते हैं। नहीं, ये तो समझने वाली बात ये है तो समझने कि वाली बात किस तरीके से है कि करेंगे। आपको एक प्लेट में मजा आता है कि 2 चम्मच में भी आ जाता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वार्निंग साइंस, क्या आपको पहले से पता लग जाते हैं कि आपके हार्ट ने अब कुछ ना कुछ आपको ये ऐसे साइन देने शुरू कर दिया है कि कुछ गड़बड़ है, आप इसको ठीक कर लीजिए? देखिए, मान लीजिए कि आपका ऑफिस है 4th फ्लोर पे है, कल तक आप 2 फ्लोर तक चढ़ के आते थे, आज आपको 2 फ्लोर चलने में 1-2 दिन से आपको सांस फूलने लगा है, आपको चेस्ट में हैवीनेस लगने लगी है, आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो दीज आर द वार्निंग साइंस। लेकिन हम सोचते हैं कि यार थोड़ा गर्मी शुरू हो गई है, मौसम खराब है, इसलिए पसीना आ गया है, आजकल मैं कुछ ज़्यादा चल भी नहीं रहा हूँ तो मेरी कैपेसिटी कम हो गई है। तो दीज आर द वार्निंग साइंस जिसको हम इग्नोर करते हैं, या हमारी मेरे को गैस हो रही है इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो दीज आर द सटल वार्निंग साइंस वी शुड टेकन केयर ऑफ, और हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपने ECG एको वगैरह कराना चाहिए। लेकिन जनरली कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर इतना बड़ा पर्चा लिख कर दे देंगे, दवाइयाँ खानी है, ये करना है, वो करना है, और जनरली ऐसा बोलते हैं कि आप जितना ज़्यादा जो दवाएं हैं उनका इस्तेमाल भी कम करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन वो हार्ट अटैक को भी तो बचा रहा है ना। बिल्कुल। वो जो सटल साइंस थे उसके लिए आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने टेस्ट कराया, देखा कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं आपके पास, आप डायबिटिक हैं, आपको सटल सिम्टम्स आ रहे हैं, उसने पहले ही टेस्ट कराया, उसने दवाइयाँ दी तो आपको हार्ट अटैक रुक गया। तो वो सब चीज़ें भी देखने की हैं कि अगर रिपोर्ट आपकी नॉर्मल भी आई तो वी शुड बी टेकन इट एज ए गुड साइन। नहीं, ऐसा नहीं कि हमारा तो यार पैसा खराब हो गया, इतना पैसा लग गया, रिपोर्ट तो नॉर्मल ही आनी थी। लेकिन आपको ये भी तो पता लगा ना कुछ नहीं है कि आपकी हेल्थ इससे आपकी ज़्यादा health, इम्पोर्टेंट क्या होगा। ये तो definitely। बिल्कुल। अच्छा, आपके पास जनरली दिन में कितने ऐसे पेशेंट्स आ जाते हैं जिनको कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है? नहीं, हम तो आई एम ए कार्डियोलॉजिस्ट, तो हम तो 25 to 30 पेशेंट्स OPD में, कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो देखते ही हैं रोज़ के रोज़। तो मैक्सिमम आपको क्या लगता है कि उनमें क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं या क्या रीजंस होते हैं, एक कॉमन रीजन जो आपको लगता है? देखिए, हमारे जो हार्ट अटैक जो होता है उसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं बीइंग इंडियन मेल इज ए नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को आप चेंज नहीं कर सकते, और आपकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ जो कार्डियक डिजीज़ है आपके फादर में, मदर में, ब्रदर में, सिस्टर में या अंकल आंट में, जो डायरेक्ट रिलेटिव, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, अगर उनमें हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट अटैक आया हुआ है या हार्ट के पेशेंट हैं, तो ये एक आपका रिस्क फैक्टर्स है। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर नंबर 1 है डायबिटीज़। इंडिया इज़ द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पेशेंट डायबिटीज़ के इंडिया में हैं। तो डायबिटीज़ होने वाले पेशेंट्स को हार्ट अटैक होने के चांसेस औरों की पॉपुलेशन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होते हैं। डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, और स्ट्रेस के बारे में हमने इतनी सारी बात की। स्ट्रेस है, जो हम ये जंक फूड खा रहे हैं, ये एक उसका कॉज है, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आजकल हम सब लोग प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ऑफिस में बैठे काम करने वाला ज़्यादा काम है, और जैसे कि हमने भी डिस्कस किया कि सारा काम मोबाइल पे ही हो रहा है, इवन लूडो भी मोबाइल पे खेल रही आ रही है आजकल। अच्छा, तो ये सब रिस्क फैक्टर जिसको कि हम जो मॉडिफाइबल यानी जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, अगर हम इनको कर्व कर सके तो हम रिस्क को कम कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर मथुर, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मुझे लगता है कि अभी जनरली हम देखते हैं कि एक बड़ा क्रेज़ है आजकल की जनरेशन में कि एवरी वीकेंड लेट्स पार्टी, एंड व्हाट डज द पार्टी मीन? अल्कोहल, स्मोकिंग। और ये बहुत कॉमन हो गया है कि इसको एवरी वीकेंड का एक तरीका बना लिया, एक रिचुअल बना लिया कि हमें हर हफ्ते ये करना है। ये कितना सही और कितना गलत आप देखते हैं बीइंग अ डॉक्टर? आप बताइए। बिल्कुल, देखिए आप तो डॉक्टर नहीं हैं, आप बताइए अच्छा या खराब लेकिन है? अगर मैं बताऊंगी तो हो सकता है समझे ना, या मेरी बात को इग्नोर कर दिया जाए, लेकिन आपकी बात को इग्नोर देखिए, नहीं पता किया जा सबको है कि सकता। क्या अल्कोहल और स्मोकिंग ये अच्छा हो सकता है। आजकल हुक्का, स्मोक्ड हुक्काज एंड ऑल दोस थिंग्स, टोबैको है, राइट। तो इंजूरियस है, सबको पता है, लेकिन वो मानना नहीं चाहते। पार्टी के और भी तरीके हो सकते हैं, अल्कोहल और स्मोकिंग वाला ही नहीं। एक दोस्तों से मिलना जुलना, एक सोशल लाइफ, वो आपके स्ट्रेस को बस्ट करने में फ़ायदा करता है, तो पार्टी को उस तरह से भी लिया जा सकता है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल इज़ नॉट द ओनली थिंग फॉर द पार्टी। लेकिन अगर आप एक ऐसी पार्टी में चले गए जहाँ पर उस पार्टी में मान लीजिए 10 लोग हैं, 8 लोग तो वहाँ पर अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन आप या 2 लोग वहाँ पर नहीं कर रहे, तो फिर आपको तो मान लिया जाएगा आप तो एंटी सोशल हैं। नहीं, आपको स्पेशल भी तो मान सकते हैं कि आप ही स्पेशल हैं, कि औरों से अलग हैं। लेकिन माइनॉरिटी को स्पेशल माना जाएगा क्या? बिल्कुल माना जाएगा कि ये स्पेशल है, इनके लिए आप जो है कोका कोला मंगाइए, कोक मंगाइए। ये अच्छा, स्पेशल है। हाँ, कोक सही है क्या हेल्थ के लिए? ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, बट आपने नहीं, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जनरली आप ही की बात से मुझे ये हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल। आया। देखिए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, जो भी ये जो कोका कोला, लिम्का या जो भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, विच आर डेफिनेटली नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये भी जंक फूड में ही आता है। बिल्कुल। तो बेटर फ्रूट जूसेस जो होते हैं वो भी एक्चुअल वाले फ्रूट जूसेस, जो बॉटल्स वाले फ्रूट
जूसेस होते हैं उसमें कितना आप पढ़िए उसके इंग्रेडिएंट्स में 6% फ्रूट जूस होता है, बाकी सब उसमें केमिकल्स हैं 94%। तो जो रियल फ्रूट्स होते हैं उनका जो जूस घर पे निकालते हैं, अगर वो फ्रूट जूस मिले तो दैट इज बेस्ट। अच्छा, एक और पॉइंट है जिस पर मैं डिस्कस करूंगी। मेल्स के अंदर हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के जो केसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज कंपैरिजन टू फीमेल्स। इसका इमोशनल फैक्टर भी एक रीज़न है क्या? क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर अगर कुछ भी चल रहा है तो वो बोल कर, रो कर, किसी भी तरीके से या शेयर करके अपनी बात निकाल देते हैं, लेकिन जो मेल्स होते हैं वो अपने अंदर ही चीज़ों को रखते हैं। वो हमारी जो सोसाइटी है कि मेल के ऊपर एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक टफ मैन वाली एक इमेज के लिए वो नहीं ऐसा सामने से लाते हैं, तो क्या ये एक रीज़न है? डेफिनेटली ये एक रीज़न है। हमने ऑलरेडी स्ट्रेस की बात की, तो अगर आप ये जो फीमेल्स में होता है कि रो के बात करके अपने दिल के गुबार को निकाल दिया, वो स्ट्रेस को बस्ट करने में काम आता है। मेल्स में ये मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं हो पाता। और मोर ओवर इंडियन मेल्स हार्ट अटैक के लिए ज़्यादा प्रोन है, जेनेटिकली नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। तो ये और दूसरा स्मोकिंग, अल्कोहल, हालांकि आजकल फीमेल्स को भी इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो सारे रिस्क फैक्टर्स मेल्स में थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से डेफिनेटली मेल्स में हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये एक सोसाइटल फ्रेज है जो लड़के हो रोना नहीं है, इसको चेंज करने की कितनी ज़रूरत है? क्योंकि देखिए डॉक्टर मधुर, मुझे ऐसा लगता है कि रोना इज़ ऑल्सो एन इमोशन। अगर आप खुल के हंस सकते हैं, अगर आप खुल के गुस्सा कर सकते हैं, आप खुल के कुछ भी कर सकते हैं, प्यार जाहिर कर सकते हैं, तो खुल के रो क्यों नहीं सकते? बिल्कुल, ये सोसाइटल नॉर्म जो है ये चेंज होना चाहिए, और क्योंकि ये स्ट्रेस को निकालने का, अपने दिल के गुबार को निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो अगर आपको रोना आ रहा है, ये सभी मेल से मैं कहना चाहूँगी, तो जाइए, अगर किसी के सामने नहीं रोना है तो अकेले में जाकर रो दीजिए, लेकिन रो दीजिए और अपने दिल की जो हालत है उसको बाहर निकाल दीजिए, ताकि आपका जो हार्ट है वो ठीक रहे। अच्छा, जब दिल की बात होती है तो हमारे दिमाग में एक इमेज आती है ये वाले दिल की। अच्छा, ये वाले दिल की एक इमेज होती है जनरली, आपको भी पता होगा, आप देखते हैं। लेकिन बायोलॉजिकली जो हमारा हार्ट है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होता है, या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इस बारे में हम बात नहीं करते। देखिए, हमारा हार्ट एक पंप की तरह है। आपने मूवीज़ में या टीवी पे देखा होगा कि हार्ट एक पंप होता है। तो हार्ट एक पंप है जो कि पीछे लंग्स से जो ब्लड आता है प्योर होकर के वो आगे बॉडी के सारे ऑर्गन्स में भेजता है। हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 लेफ्ट साइड के, 2 राइट साइड के। जो लेफ्ट साइड के तो 2 चैम्बर्स होते हैं वो सीक्वेंशियली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और प्योर ब्लड को बॉडी के वेरियस पार्ट्स में भेजते हैं। उस ब्लड में हमारा ऑक्सीजन होता है, फूड आइटम्स होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और फिर उसके बाद वो ब्लड वापस से आपके राइट साइड जो चैम्बर्स जो होते हैं अपर एंड लोअर, उसमें आता है और वहाँ से लंग्स में जाता है, और लंग्स में प्योर होकर के दोबारा से फिर लेफ्ट साइड में आता है, और ये साइकिल आपकी लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। और अगर इस साइकिल में कुछ प्रॉब्लम होती है तो दैट इज कॉल्ड कार्डियक डिजीजेस, हार्ट पेशेंट को बन जाते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर एक बच्चा जो भी माँ के पेट में है, बाहर नहीं आया है, तो आपके सब ऑर्गन्स माँ के पेट में बनने शुरू होते हैं, लेकिन क्योंकि ये केस मैंने खुद अपने घर में ही देखा है कि अगर एक बच्चे का बर्थ हुआ तो जैसा आपने बताया हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, अगर उस बच्चे का एक भी चैम्बर बन नहीं पाया किसी भी रीज़न से, रीज़न क्या होता है सबसे पहले तो उसके पीछे, और फिर उस बच्चे के लिए आगे लाइफ लॉन्ग उसका जो रेट होता है जीने का, ज़िंदगी का, वो कितना हाई होता है, कितना कम रहता है? देखिए, ये सब चीज़ें कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ में आती हैं। जब व्हेन ए वुमेन कैरीज अ बेबी, जब माँ के पेट में होता है तो बच्चे का डेवलपमेंट होता है पूरा, उसमें हार्ट का डेवलपमेंट भी होता है। तो एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब से पूरे हार्ट के पहले 2 चैम्बर, 2 से 4 चैम्बर, विच इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, तो इस तरह से बनते हैं। लेफ्ट राइट चैम्बर्स बनते हैं, अपर लोअर चैम्बर्स बनते हैं। अगर इस सीक्वेंस में कुछ भी डिफरेंस हो जाए, जिसके कारण होते हैं मेटरनल इन्फेक्शंस, मेनली वायरल इन्फेक्शंस, या कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशंस अगर होते हैं, तो इसकी वजह से ये चैम्बर्स ठीक से नहीं बन पाते, जिसकी वजह से हार्ट में होल हो सकते हैं, या फिर एबनॉर्मल कनेक्शंस हो सकते हैं, 3 की जगह कुछ 2 चैम्बर बन सकते हैं, एबनॉर्मल कनेक्शंस से जुड़ सकते हैं। तो इसकी वजह से जो मैंने आपको बताया कि लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है, राइट साइड में इम्प्योर ब्लड होता है, तो ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, और जो मिक्स ब्लड या इम्प्योर ब्लड अगर आपकी बॉडी में अगर जाएगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होंगी, बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली लाइफ अच्छी नहीं रहती है। और उसके लिए आजकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट बीमारियों के डिफरेंट ट्रीटमेंट हैं, और ये एक बीमारी नहीं है, बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका पूरा एक क्लासिफिकेशन है और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के हिसाब से हैं, और लाइफ भी उसी पे डिपेंड करती है, जो बीमारी होगी उस हिसाब से ट्रीटमेंट है, उस हिसाब से आज आगे की लाइफ। ठीक है। और डॉक्टर मधुर, जैसे कहते हैं कि जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी जो हेल्थ है बच्चे की, वो माँ के खान पान पर डिपेंड करती है कि माँ कैसा खा रही है और कैसा लाइफस्टाइल है। क्या पिता का इसमें कोई रोल नहीं होता? ये मिथ है या एक्चुअल में पिता का रोल होता है? नहीं, पिता का रोल है ना, वो मदर को इमोशनल सपोर्ट देता है, उसको केयर देता है, नहीं, बायोलॉजिकली
नहीं, बायोलॉजिकली जो जीन्स हैं वो पिता से भी आए हैं, माता से भी आए हैं, तो पिता का Exactly. डेफिनेटली रोल है। 50% पिता का है, 50% तो मदर मतलब का है। ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि पिता जो है वो है हाई कोलेस्ट्रॉल ले सकते हैं, नहीं। हाई कार्ब्स ले सकते हैं, लेकिन मदर को अपनी लाइफस्टाइल को बिल्कुल नहीं, normal- पिता को अपने लिए नहीं लेना चाहिए डेफिनेटली, बिल्कुल। और मदर को अपने और बच्चे के लिए, दोनों के लिए नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और किस तरीके से, मतलब आपको क्या लगता है कि आजकल हार्ट ब्रेक के जो केसेस है, वह दिल टूट गया, मोहब्बत में दिल टूट गया, क्योंकि आजकल तो मोहब्बत एक बार नहीं होती है, बहुत बार बार होती हो ही जा रही है। पहले कहा जाता था कि मोहब्बत एक बार होती है, लेकिन अब बार बार हो जाती है और फिर बार बार दिल टूटता है। तो ये बार बार दिल टूटने से ये दिल की जो हमारी जो बायोलॉजिकल हेल्थ होती है वो कितनी इम्पैक्ट होती है, इससे कितनी इफेक्ट होती है? देखिए, दिल टूटना को मैं अगर हार्ट अटैक से लूँ, है ना, तो बार बार अगर मल्टीपल हार्ट अटैक्स आएंगे तो डेफिनेटली उसको जितनी बार हार्ट अटैक आएगा उतनी बार कुछ ना कुछ डैमेज वो देके जाएगा। तो डेफिनेटली ये अच्छा नहीं है। तो इसीलिए रेगुलर, जब एक बार हार्ट अटैक आता है तो रेगुलर डॉक्टर के संपर्क में रहें। जो टेस्ट वो कराने के लिए कहता है वो रेगुलर इंटरवल पे कराएं। जो मेडिसिन वो खाने के लिए कहता है वो अपने हिसाब से खाते रहें, और सेल्फ डॉक्टर ना बने। कई बार जो क्या होता है, 2-3 साल से जो पेशेंट्स जो होते हैं वो सेल्फ डॉक्टर बन जाते हैं। डॉक्टर दवाई लिखता है कि जी ये दवाई दिन में 2 बार लेनी है, कहते जी ये तो हम एक ही बार लेते हैं, जरूरत नहीं पड़ती, चल रहा है काम अच्छा। तो सेल्फ डॉक्टर ना बने, वो इतना पढ़ के आपके लिए एक वो बन के आए हैं, तो आपके अच्छे के लिए ही आपके लिए करते हैं। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जो आपके बारे में बुरा सोचे, और जो भी आपको सलाह देगा वो आपको आपकी सेहत के लिए जो अच्छा होगा वही सलाह देगा। क्योंकि किसी की जान बचाना, जान देना तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन उसको जान को सेव करना, उसको बचा के रखना और ठीक से रखना, ये डॉक्टर का काम है। यही हमारा थ्रिल है। अगर आप अच्छे रहते हैं तो हमें एक हमें पुश मिलता रहता है कि जीने की, कि हमें अच्छा काम करना है। तो डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने दीजिए, सेल्फ डॉक्टर मत बनिए। कोविड, जब मतलब हम हार्ट की डिसीजेस की बात करते हैं तो कोविड का टाइम हम नहीं भूल सकते, और मुझे लगता है इस एस्पेक्ट पर हमें ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये जो रिसर्चेज हैं वो बताती हैं कि कोविड के बाद से हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं। क्या ये सच है? जी हाँ, बिल्कुल सच है। देखिए, कोविड मेनली क्या था, कोविड में आपको भी पता है कि हम लोग रेस्पिरेटरी या लंग्स पे ज़्यादा फोकस किया हमने, क्योंकि हमारे लिए एक नई डिजीज़ थी। तो हम देखते थे भाई ऑक्सीजनेशन कम हो रहा है, SpO2 कम हो रहा है, सैचुरेशन कम हो रहा है, उसको बार बार नापना है, तो बाकी चीज़ें रह गई। लेकिन जब कोविड काल या कोविड फेज़ या कोविड का युग जब गया या जाने लगा, तब हमें पता लगा कि और भी ऑर्गन्स थे जो डैमेज होना शुरू हुए। तो कोविड वायरस ने क्या किया कि डिफरेंट ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन, या समझ लीजिए कि डैमेज दिया, और वो डैमेज ने वहाँ पे स्कार बनाया। तो उस इन्फ्लेमेशन कॉरोनरी आर्टरीज, जो हार्ट की जो नसें होती हैं, हार्ट की जो आर्टरीज होती है, उनमें भी किया, हार्ट के मसल में भी किया। तो इनकी वजह से कार्डियक अरेस्ट, पैल्पिटेशंस, एरिथमियाज, हार्ट अटैक्स, ये सब चीज़ें डेफिनेटली बढ़ी हैं। और दूसरा, कोविड के बाद लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ी है कि हाँ, हेल्थ भी एक ऐसा फैक्टर है, हेल्थ भी एक ऐसा फील्ड है जिसको हमें ध्यान देना चाहिए। आजकल हमारे पास यंग जो लड़के लड़कियां हैं जो ऑफिसेज में काम करते हैं, IT सेक्टर में काम करते हैं, आई लिव इन गुड़गांव, काफ़ी आते हैं, डॉक्टर साहब कुछ ऐसा आप टेस्ट कर दीजिए, हमारा पूरी बॉडी का फुल बॉडी चेकअप हो जाए, जो कि पहले हम नहीं देखते थे। पहले लोग इग्नोरेंट थे, लेकिन आज लोगों में आज इतनी जागरूकता आई है कि नहीं, हमें साल में एक बार, 1.5 साल में एक बार हमें चेक करा लेना चाहिए कि ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो कि बाहर निकल के आए, तो हम पहले से उस चीज़ की रोकथाम कर सकें, एंड विच इज़ ऑलवेज गुड, डेफिनेटली। बिल्कुल। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि एक ज़रूर कॉन्ट्राडिक्टरी सी बात होती है। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि आप एक्सरसाइज कीजिए, जिम में जाइए, और बहुत सारे लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर बहुत फोकस करते हैं कि आपको वेट उठाना है, उससे आपकी मसल्स बिल्ड होंगी, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक धर्रा ऐसा भी है जो ये कहता है कि भाई आपको योगा करना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा जिम पर, मशीन्स पर फोकस नहीं करना चाहिए। हेल्थ को देखते हुए, हार्ट की हेल्थ को आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, योगा का अपना काम है। योगा आपको मेंटल स्ट्रेंथ देगा, है ना, वो वाला उसका काम है। और जो फिजिकल स्ट्रेंथ अगर चाहिए तो उसके लिए आपको डेफिनेटली एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन इसमें मेरा ये कहना है कि आप 4-5 साल 6 साल से तो आपने कुछ किया नहीं, सडनली आप आज जाएं ट्रेडमिल पे जाकर के आज तो हम फट्टे चक देंगे, तो ये वाला काम नहीं होना चाहिए। फिर यही वाला वही वाला काम होता है, आप सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं कि वो ट्रेडमिल पे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, सडनली उनको अरेस्ट आ गया, कार्डियक अरेस्ट आ गया, सडन कार्डियक अरेस्ट आ गया। तो ये सब चीज़ के लिए सडनली ना करें। जो भी कुछ करना है गाइडेड होना चाहिए। आप अगर एक्सरसाइज रिजिमेंट स्टार्ट करना चाहिए तो टेक द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट, डॉक्टर्स की, फिजिशियंस की, कार्डियोलॉजिस्ट की आप एक बार ओपिनियन लीजिए, अपना एटलीस्ट एक ECG कराइए, देखिए कुछ उसमें रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है। देन ग्रेजुअली एक एक्सरसाइज प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए जिसमें आप ओवर द पीरियड ऑफ 4 to 6 वीक्स आप ग्रेजुअली अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएं, और उसके बाद फिर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और अदर एक्टिविटीज़ पे जाएं। ये नहीं कि हमें आज ही अपने फेवरेट एक्टर या फेवरेट मॉडल की तरह बनना है, नहीं, आप बनिए, डेफिनेटली बनिए, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनिए, नॉट सडनली, और आप बन भी नहीं सकते हैं ऐसे। लेकिन वो बी टाउन की दुनिया को देखकर आजकल जो क्रेज है ना लड़कियों में कि भाई हमें एकदम जीरो फिगर चाहिए, और लड़कों में कि हमें एकदम बॉडी बिल्डर बनना है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स ऐसे बनाने हैं, तो उसके चक्कर में वो उसमें शामिल हो जाते हैं। एक चीज़ और मैं इसमें कहना चाहूँगा कि आजकल
जिम नहीं है, जिम में बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। एक प्री वर्कआउट मिलता है पीने के लिए, वे प्रोटीन मिलता है, कुछ इंजेक्शंस जो कि हम मेडिकली देते हुए घबराते हैं, जिन दवाइयों को, वो दवाइयाँ लेते हैं और कहते हैं पहले तो मैं आधा घंटा करता था, ये इंजेक्शन लगाता हूँ तो मैं 2 घंटे तक आराम से डंबल करता हूँ। मैंने ऐसे लोगों को सुना है, हमारे साथ के लोग हैं जो ऐसा कहते हैं। तो दीज ड्रग्स, दीज थिंग्स आर वेरी डेंजरस। आई हैव नेवर फाउंड देम सुटेबल फॉर बॉडी टिल नाउ। तो मैं सजेस्ट करूंगा जो भी चीज़ करें नेचुरल करें, जो भी डाइट लें नेचुरल डाइट लें, और जिम जाकर के जिम ही करें, गाइडेड जिम करें। एक ये इस तरह का जो मार्केटिंग गिमिक्स की वजह से कोई प्री वर्कआउट, कोई वे प्रोटीन, कोई डब्बा वाला फूड, आई वोंट सजेस्ट एट ऑल एज ए कार्डियोलॉजिस्ट। वो अपने व्यापार में प्रचार कर रहे हैं और बिल्कुल। हम उसमें उलझे चले जा रहे हैं और वो सब लेकर हम सोचते हैं कि हम भी बॉडी बिल्डर इट इज लाइक ऑयल्स कि वही मार्केटिंग गिमिक्स हैं, उन्होंने उनको, वो उनके सेल्स पर्सन है, सेल्स एजेंट हैं, उनके चक्कर में हम ना पड़े, हम सिर्फ अपना काम का काम करें। और इस चक्कर में आप अपना पैसा तो गवा ही रहे हैं और साथ में स्वास्थ्य भी अपना गवा रहे हैं। बिल्कुल। आपने नहीं सुना है कई सेलिब्रिटीज पिछले 3-4-5 साल में जो जिम करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए बिल्कुल बिल्कुल गए, वो इसी वजह से। उसके पीछे यही रीजन होता है। एक कारण ये भी है, अपार्ट फ्रॉम अदर मल्टीपल रीजंस, एक कारण ये भी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसा भी देखा है कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल मतलब फिट नजर आता है, उसका लाइफस्टाइल जो है वो एकदम फिट चल रहा है, वो कुछ खराब ऐसा कुछ खा नहीं रहा है जिसे हम कहते हैं कि जंक फूड है या प्रोसेस्ड फूड है, इस तरीके का कुछ नहीं खा रहा है, अच्छे से जिम कर रहा है, कुछ ऐसा प्रोटीन या कुछ ऐसी डाइट भी नहीं ले रहा है, कुछ ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा, अगर फिर भी उसे हार्ट अटैक आ जाता है, तो क्या इसके पीछे जेनेटिक रीजन हो सकता है? डेफिनेटली मैंने बताया कि अनमॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो आप अपने माँ बाप से लेके आए हैं, जो अपनी फैमिली से जीन्स लेके आए हैं, वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, वो नॉन मॉडिफाइबल है। सिर्फ आप अपने एनवायरनमेंट को, जो आपके एनवायरनमेंट जो चीज़ें हैं, जो आपकी स्ट्रेस है, आपका अल्कोहल है, आपकी स्मोकिंग है, या कुछ और चीज़ें, कोई बीमारियां हैं, उनकी दवाइयाँ ले सकते हैं। आप अपने जेनेटिक्स को चेंज नहीं कर सकते। जो आप मॉडिफाई कर सकते हैं सिर्फ एनवायरनमेंट है, तो उससे आप दूर नहीं जा सकते। और सांसें देने वाला, धड़कन देने वाला भगवान है, डॉक्टर भी सिर्फ उसको बचा सकता है, जान को, जान दे नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन कई बार हम उलझ जाते हैं दिल और फेफड़ों की लड़ाई में। जैसे कभी अगर किसी को थोड़ी सी ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कहा जाता है कि अब थोड़ा सा आप रम ले लीजिए या अल्कोहल ले लीजिए। हालांकि हम इस चीज़ को बिल्कुल भी ठीक नहीं मानते कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन उधर आपके लंग्स के लिए वो डेंजरस है। और बहुत सारे लोग तो मैंने ये देखे हैं कि मतलब जो अबव 50 एज प्लस हो जाते हैं कि अब उनका लिवर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है अल्कोहल को, क्योंकि उनको इतनी आदत, उन्होंने इतना पी लिया है, कंज्यूम कर लिया कि अब उनका अल्कोहल मतलब उनका लीवर इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन उसके बाद भी उनको आदत है एवरीडे उनको थोड़ा सा लेना है। तो ये इसको आप देखिए, आपने खुद ही जवाब दे दिया, आदत है, ज़रूरत नहीं है। आदत और ज़रूरत में बहुत फ़र्क है। तो आदत को तो सुधारा जा सकता है, लेकिन ज़रूरत है। तो कोई डॉक्टर आपको कभी नहीं कहेगा, आपने कभी नहीं सुना होगा डॉक्टर ने ये कहा हो कि नहीं आपको अल्कोहल की ज़रूरत है, आप इतने ml या इतना वो ले लीजिए, कभी नहीं कहा होगा। ये लोगों की आदत है, ज़रूरत नहीं है। एक आखिरी सवाल देसी घी को लेकर। जी, हमारे पुराने लोग, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं देसी घी आपको ज़रूर 2 चम्मच तो कम से कम कंज्यूम करना चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं? बिल्कुल, एंटीऑक्सीडेंट होता है उसके अंदर और नेचुरल चीज़ों से बना है। बाकी सब चीज़ें तो केमिकल हैं, ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ से बना है, मिल्क से बना है। लेकिन डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि आप जो है किलो के किलो महीने में ख़त्म कर रहे हो। हाँ। आप लो, कम अमाउंट में लो, मिक्सिंग ऑफ ऑयल्स करो, कभी देसी घी लो, जहाँ पे उसकी जरूरत है वहाँ पे वो लो, जहाँ पे मस्टर्ड ऑयल की जरूरत है वहाँ पे वो लो, जहाँ पे ऑलिव ऑयल की जरूरत है वो लो, लेकिन टेक इन मॉडरेशन, आप लिमिटेड लीजिए। यू कैन टेक एनीथिंग बट इन मॉडरेशन, लेकिन आपको प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और जो हाई कार्ब्स फूड होते हैं उनसे आपको बचना चाहिए। और एक वो जो गाना है ना, दिल ही तो है, तो ये नहीं समझना कि दिल ही तो है, दिल है तो सब कुछ है। आपका दिल जब तक धड़कता रहेगा तब तक आपकी फैमिली में, आपके घर में रौनक रहेगी, सब खुश रहेंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, अपने परिवार के लोगों का, अपने बच्चों का, सबकी सेहत का ख्याल रखिए। और जो भी डॉक्टर मधुर की तरफ से सजेशंस दिए गए हैं आप उनको प्लीज़ फॉलो कीजिए। फिट रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 18। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मधुर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक पॉइंट और मैं कहना चाहूँगा, कभी भी आपको डाउट लगे ये खाना मेरे लिए अच्छा है, ये फूड अच्छा है या नहीं, तो हमेशा ये सोचें कि ये फूड जहाँ से पैदा हुआ है, जिस फील्ड से, वो मेरी प्लेट तक कैसे पहुँचा है। वो जितने स्टेप से जाके निकला है, जितनी उसमें प्रोसेसिंग हुई, जितने केमिकल मिले हैं, उतना ही वो ख़राब है, और जितना वो डायरेक्ट आया है उतना ही अच्छा है। तो अगर कहीं भी आपको दुविधा हो कि ये फूड मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, तो यही देखना है कि फील्ड से, खेत से मेरी प्लेट तक आने में कितने स्टेप्स हैं, कितने केमिकल्स हैं। दैट्स इट। आपने तो पूरा कंफ्यूजन ही दूर कर दिया है लोगों के लिए। डॉक्टर मधुर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप आए और न्यूज़ 18 के दर्शकों को आपने इतने अच्छे टिप्स दिए हेल्थ के, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार। थैंक यू।